जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो जो है वो व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेगा पीडीएफ। कंप्यूटर नेटवर्क्स का ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्यूटर के नेटवर्क्स के बारे में है। नेटवर्क मतलब जब हम मशीन जोड़ देते हैं तो एक उन मशीनों का एक नेटवर्क बन करके तैयार हो जाता है, और नेटवर्क में कैसे जोड़ा जाता है, किस तरह का ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, और कौन सा जो है वायर इस्तेमाल होता है, वायरलेस में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कितने तरह का नेटवर्क होता है, ये सब बातें जो हैं वो इसमें की जाती हैं। आज का सेशन इसी के आगे जो है हम शुरू करेंगे, जितना पीछे पढ़ा था हमने उसी को तो चलिए मैंने आपको पिछली बार वायरलेस नेटवर्क, मैंने आपको पिछली बार जो है वो लैन मैन के बारे में बताया कि लैन मैन लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया कितने तरह का यूज होता है उसमें, और लैन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ लैन एंड डिसएडवांटेज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रो एरिया नेटवर्क की बात करी थी कि मेट्रो एरिया नेटवर्क, लास्ट टाइम में मेरा ये वाली स्लाइड थी मेट्रो एरिया नेटवर्क। मेट्रो एरिया जहाँ सिटी पे मोर देन 10 किलोमीटर्स जो है वो अबाउट 10 to 100 किलोमीटर्स दो शहरों को आपस में जोड़ा गया है, वो मेट्रो सिटीज को, जैसे केबल टीवी का नेटवर्क जो है और किसी एंटरप्राइज का नेटवर्क। मेट्रो एरिया नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है मैन का कि मेट्रो सिटीज के लोगों को, इन एरियाज के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, तो सिटी बाई सिटी कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है। थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन सिटी बाई सिटी कनेक्टिविटी करता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मेक्स एंटरप्राइजेस रन स्मूथली। आपका एंटरप्राइजेस जो अलग अलग शहरों में है वो अच्छे से रन कर पाती हैं। बिजनेस, ये बिजनेस पे ज्यादा फोकस करता है क्योंकि ये किसी आम कस्टमर के लिए नहीं होगा, ये बिजनेस कंज्यूमर्स हैं, बिजनेस कस्टमर्स हैं, उनको ध्यान में, एंटरप्राइज वाले कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। Disadvantages of metro area network. Some of the major disadvantages of man requires more technical knowledge. एक मेट्रो एरिया नेटवर्क लगाने के लिए ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़ती है, यानी इसमें जो है आपके पास पूरी टीम होगी सर्विस प्रोवाइडर की, या तो आप सर्विस प्रोवाइडर की मदद से, सर्विस प्रोवाइडर जो है एयरटेल वगैरह, उनकी मदद से इस नेटवर्क को लगाइए, या फिर आप अपना पूरा टेक्निकल टीम बनाइए तब जा करके। तो ये छोटे नॉलेज से नहीं हो पाएगा, इसमें काफी, एक तो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब चीजें होंगी, तो ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। कनेक्टिंग डिवाइस इन लार्ज एरिया हैव सम कॉम्प्लेक्स टेक्निकल डिफिकल्टीज। बड़े एरिया में मौजूद कंप्यूटरों को आपस में जब आप कनेक्ट करेंगे तो कुछ ज्यादा जटिल किस्म की टेक्निकल समस्याएं, परेशानियां सामने आएंगी, तो टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती है हमारे सामने। मैन कॉस्ट मोर अमाउंट कंपेयर टू लैन। लैन के मुकाबले इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, क्यों? क्योंकि मुझे फाइबर ऑप्टिक चैनल यूज करना है और फाइबर ऑप्टिक चैनल में जो है, फाइबर ऑप्टिक जो चैनल है फाइबर ऑप्टिक चैनल में हमेशा जो है वो ज्यादा पैसा खर्च होता है। ऑफन कनेक्टिविटी इश्यू रेजेस, कनेक्टिविटी से संबंधित इश्यू जो है वो बार बार पैदा हो जाएंगे। जैसे गर्मियों में लाइट बार बार जाती है, उसी तरह कनेक्टिविटी है, अगर एक एक इसमें इनमें आपस में कनेक्टिविटी करी गई है, जैसे ये मेन हेडक्वार्टर से कनेक्टिविटी करी गई है फाइबर ऑप्टिक से, तो बार बार कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है, लिंक ब्रेक हो सकता है, इसको कहते हैं लिंक ब्रेक हो जाना। तो उसकी समस्या मेट्रो एरिया नेटवर्क में बहुत हो सकती है। तो ये आपका मेट्रो एरिया नेटवर्क के एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अब बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क का। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है
दैट इज स्प्रेड इन वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जो कि बहुत ज्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैला होता है, जैसे रेलवे का नेटवर्क, बैंक का नेटवर्क, इंटरनेट जैसा बड़ा नेटवर्क, और किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नेटवर्क जो कि पूरी अक्रॉस द ग्लोब फैला हुआ है। स्पीड इसमें डिस्टेंस अनलिमिटेड होती है और स्पीड जो है वो 10 से 100 Mbps तक ही अभी इसमें बनाई गई है। एडवांटेज है वाइड एरिया नेटवर्क का, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है। रिमोट डेटाबेस होती है इसमें, यानी आप जो भी डेटा फीड करेंगे वो डेटा जो है वो रिमोटली रिमोट जो भी डेटा आप फीड करेंगे वो रिमोट में देखी जा सकती है, दूर से बैठ करके उस डेटाबेस के अंदर मौजूद जो भी आपने डेटा सेव किया है। अब जैसे आप कोई फॉर्म जमा करते हैं, कोई फार्म भरते हैं, मैं CCC का फार्म भरता हूँ यहाँ से, तो वो तो नाइलेट के सर्वर पे जाती है, जो नाइलेट का सर्वर जो है यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर, दिल्ली में 500 किलोमीटर दूर है, वो इतनी दूर रखे डेटा को पे जो है जाकर के वो एंट्री जाके सेव हो जाती है। तो ये कहलाता है रिमोट डेटाबेस एंट्री, वेयर यूजर फीड्स डेटा एंड इट इज स्टोर्ड इन रिमोट डेटाबेसेस ऑन इंटरनेट। उसी तरह अगर कोई अमेरिकन कंपनी में अमेजोन वगैरह में रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो उतनी दूर जाकर के सेव होता है, गूगल पे रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो उतनी दूर जाकर के सेव होता है, मेरी ईमेल्स वहां पे रखी रहती है। तो रिमोट डेटाबेस स्पीड जो है वो 10 से 100 Mbps तक होती है। रिमोट डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जो है वो डेटाबेस इंटरनेट डेटाबेस होती हैं, और इंटरनेट डेटाबेस डेटा को स्टोर करती हैं, और वेब सर्वर वेब एप्लीकेशन के साथ वो डेटाबेस कनेक्ट रहती हैं। तो वेब एप्लीकेशन का काम है फॉर्म बनाना, तो फॉर्म में आप जो भी एंट्री करते हैं, जब आप सेव करते हैं तो वो डेटाबेस में उस जानकारी को ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से जानकारी जो है वो इंटरनेट सर्वरों में चली जाती है। तो ये रिमोट डेटा एंट्री कहलाती है। तो रिमोट डेटा एंट्री में आप रिमोट से बैठ करके, रिमोट का मतलब होता है दूर बैठ के, दूर से, तो दूर से आप एंट्री कर लेते हैं अपना डेटा। आपके कंप्यूटर में कोई डेटा सेव नहीं करता। अब मैं अगर नाइलेट का फॉर्म भरूंगा तो मेरे कंप्यूटर में वो नाइलेट का फॉर्म, नाइलेट का डेटा नहीं स्टोर होगा, उसकी डेटाबेस नाइलेट के कंप्यूटरों में जाके सेव होगी। डिसएडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्टिविटी इश्यू ऑफन ऑकर इन वैन। कनेक्टिविटी का इश्यू पैदा हो सकता है, ये कभी कभी सर्वर नहीं आता। अब जैसे बैंक का सर्वर चला गया, आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, आधार बेस्ड आपका IMPS बेस्ड जो है CSC सेंटर है, कस्टमर सर्विस सेंटर, जिसमें अंगूठा लगा करके पैसा निकालते हैं, तो कभी कभी सर्वर जो है वो कनेक्टिविटी इश्यू आ जाती है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन पैसा नहीं निकाल पाएंगे। या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो आधार का है, आधार का सर्वर फेल हो जाता है तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कराना बंद हो जाता है। तो ये किस लिए हो गया? कनेक्टिविटी इश्यू रास्ते में पैदा हो जाते हैं। इतने लंबे ट्रैफिक के रास्ते में कोई भी तरह की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। वैन रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेक्निकल नॉलेज टू इनेबल कम्युनिकेशन। वाइड एरिया नेटवर्क को लगाने के लिए और उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए बहुत ही उच्च स्तर का टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तभी कम्युनिकेशन संभव हो सकता है। संचार एक जगह से दूसरी जगह तभी होगा जब आपके पास जो है बहुत अच्छा खासा जो है टेक्निकल नॉलेज हो, तभी आप इन वाइड एरिया नेटवर्क बना पाएंगे। वैन एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में हर तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसमें फाइबर ऑप्टिक भी रहता है, केबल वाले वायर्स भी रहते हैं, सैटेलाइट भी रहता है, माइक्रोवेव भी रहता है। तो एक तरह का हाइब्रिड नेटवर्क होता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये तो हो गया आपका अलग अलग प्रकार के नेटवर्क। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, और मैन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार आने वाले सवालों में से एक है ये कि लैन वैन मैन, इनमें से किसी के भी बारे में पूछ सकता है। वो पूछ लेगा वैन का क्या होता है, वैन का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, या लोकल एरिया नेटवर्क, या लैन और वैन के बीच में क्या फर्क होता है उसको समझाइए। तो ये यही आपको जो है इसमें एक तरफ लगा के बता देना है। अब बारी आती है वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, अलग अलग प्रकार के वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ वाइड एरिया नेटवर्क पे ज्यादा फोकस करके ये सवाल, ये टॉपिक बनाया गया कि आप एक वाइड एरिया नेटवर्क कैसे पहचानेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क है। वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क जो है आजकल, वायरलेस नेटवर्क जिसको हम लोग बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहते हैं, इट्स ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी एक्सेस इंटरनेट इन कैंपस। कैंपस में हम इस बड़े कैंपस है, यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मद्रास यूनिवर्सिटी है, IIT मद्रास है, उसका कैंपस है, वो बहुत बड़ा होता है, कई किलोमीटर तक वो फैला रहता है। तो उतने बड़े कैंपस एरिया में पूरा इंटरनेट कहीं पे भी बैठ करके आप चला सकते, तो वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। हॉस्पिटल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं इंडिया के फॉरेन में,
बड़ी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, कई कई एकड़ में ये फैली होती, कई कई किलोमीटर में उनका कैंपसेस होता है, एक कैंपस का एक हिस्सा इधर तो दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ पड़ता है। तो इतने बड़े एरिया में भी कहीं पे भी आप लैपटॉप लेकर के बैठ जाइए और लैपटॉप से एक्सेस कर लीजिए, अपना मोबाइल लेकर के आप जो है इंटरनेट चला सकते हैं। तो इस तरह से एक वायरलेस नेटवर्क बन जाता है और ये एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। दूसरा है पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क जिसको कि पब्लिक टेलीफोन कहते हैं। पब्लिक टेलीफोन का जो नेटवर्क है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिस भी कंट्री में ये लगा होगा उस कंपनी की अथॉरिटीज जो है इसको अवेलेबल कराती हैं फॉर इंडिविजुअल्स। हर एक नागरिक के लिए ये इंडिविजुअल कराया जाता, इंडिविजुअल नागरिकों के लिए ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसको इंस्टॉल किया जाता है और इसको टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज जो भी दूरसंचार की कंपनियां होती हैं वो रन कराती हैं। जैसे कह रहा है PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये बहुत ही पुराना जो बेसिक फोन हुआ करता था, इस तरह के खंबे होते थे उसमें और ये वायर लगा करके आपके घर तक लाइन खींच करके आपके घर में इस तरह का टेलीफोन लगा दिया जाता था। ये टेलीफोन है, तो वो जो डायल करने वाला टेलीफोन होता था, तो ये PSTN कहा जाता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। दूसरा PSDN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो होता था ये अब नहीं इस्तेमाल होता है। PSTN में केवल जो है वॉइस ही ट्रांसफर की जा सकती थी। उसके बाद PSDN बना, पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क। इसमें कंप्यूटर का के लिए भी, इंटरनेट के लिए भी डेटा जो है वो आया। उसके बाद वैड, वैल्यू एडेड सर्विस। इस वक्त ISDN को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN डिजिटल टेलीफोन लाइन्स होती हैं जिसमें जो है वो डेटा, ऊपर वाला PSTN जो है वो एनालॉग टेलीफोन लाइंस थी जिनमें केवल साउंड, यानी आप कॉल लगा सकते हैं दूसरे को। इंटरनेट का डेटा जो है उसमें बहुत ही कम स्पीड से जो है वो ट्रांसफर, ऐसा नहीं कि उसमें इंटरनेट का डेटा नहीं आ सकता था, लेकिन एनालॉग फॉर्मेट में आया था। एनालॉग फॉर्मेट में डेटा की रफ्तार, जो डिजिटल डेटा होता है उसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए डिजिटल टेलीफोन लाइंस बनाई गई। तो आजकल डिजिटल टेलीफोन लाइंस जो है वो चलती हैं। इनमें डिजिटल टेलीफोन लाइन में ISDN लाइन जो है वो इस वक्त बहुत ही पॉपुलर है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। PSTN के बारे में क्या कहा जा रहा है? PSTN का देखिए, ये एक PSTN नेटवर्क है। PSTN इज लो स्पीड एनालॉग नेचर ऑफ ट्रांसमिशन। PSTN एक बहुत धीमी रफ्तार से चलने वाला एनालॉग नेचर ऑफ ट्रांसमिशन है, जिसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो एनालॉग टाइप का होता है। सिग्नल दो तरह के होते हैं, उनमें एक सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो है कंप्यूटरों के अंदर चलता है 0 और 1, हाई और लो, और एनालॉग सिग्नल जो है वो फ्लक्चुएट करता है बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। एनालॉग से ही डिजिटल सिग्नल्स बने हुए हैं। तो एनालॉग सबसे पहले एनालॉग सिग्नल ही था। तो एनालॉग सिग्नल जो है उसकी रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ होती है, यानी एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है और इससे ज्यादा डेटा जो है वो कंप्यूटर का डिजिटल डेटा ज्यादा नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ होती है, लिमिटेड बैंडविड्थ होती है एंड वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी। लेकिन इसकी जो उपलब्धता होती है वो चारों तरफ थी। शुरू में जो टेलीफोन का नेटवर्क था वो चारों ओर उपलब्ध किया था, यूज्ड इन टेलीफोन, मॉडेम एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो जब ये शुरू में चारों तरफ उपलब्ध था, क्योंकि BSNL ने अपना ये वाला PSTN नेटवर्क लगा रखा था, तो अब एकदम से इंटरनेट पहुंचाने के लिए अलग से पूरा एक नेटवर्क पूरे देश में लगाया जाए तो ये संभव नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही साल में नहीं लग सकता। तो किया ये गया था शुरू में इंटरनेट देने के लिए, इन्हीं एनालॉग लाइनों को डेटा कम्युनिकेशन कराने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया, यानी इंटरनेट का डेटा देने के लिए भी इन्हीं टेलीफोन लाइनों को इस्तेमाल कर लिया गया था। लेकिन उसका रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ थी, बहुत लिमिटेड डेटा जो है वो आता जाता था। तो ये नेटवर्क जो है एनालॉग टाइप का ट्रांसमिशन, ये PSTN यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसमें एक टेलीफोन मिलता था, एक मॉडेम मिलता था और डेटा कम्युनिकेशन कराता था। वो मॉडेम के जरिए आप इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर सकते थे। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मॉडेम लगाना पड़ता है, क्योंकि मॉडेम जो है, मॉडेम का नाम, पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को वापस पलट करके एनालॉग सिग्नल में, ट्रांस रिसीवर होता है, ये ट्रांसमिट और रिसीविंग दोनों कर सकता है। तो आप अपने टेलीफोन लाइन के बाद मॉडेम लगाएंगे और मॉडेम को फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, तो आपकी टेलीफोन लाइन के जरिए ही आपका डिजिटल डेटा एनालॉग में बदलेगा। एनालॉग डेटा जब दूसरी साइड पे जाएगा तो
उसमें मॉडेम उधर भी लगा होगा, वो वापस एनालॉग से उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। आज भी हम लोग टेलीफोन लाइन के जरिए ही डेटा एक जगह से दूसरी जगह, जो घर में आपके इंटरनेट लगता है, टेलीफोन लाइनों के जरिए ही वो आता जाता है, लेकिन हमको मॉडेम लगाना पड़ता है। तो आपके घर में जो बॉक्स या डिब्बी जैसी लगी है वो एक्चुअली में मॉडेम है, और वो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग ट्रांसमिशन करता है। तो जहाँ जिसको सेट टॉप बॉक्स भी कहते हैं, ये एक तरह का सेट टॉप बॉक्स भी होता है। इसके अलावा इसको मॉडेम राउटर भी कहा जाता है। दूसरा हो गया नेटवर्क है पीएसडीएन। पीएसडीएन इज पब्लिक पैकेट स्विच नेटवर्क अवेलेबल टू पब्लिक हाई क्वालिटी एंड हाई रिलायबिलिटी कनेक्शन। पीएसडीएन जो है वो पैकेट स्विच नेटवर्क था। पैकेट स्विच नेटवर्क जहां पे जानकारी पैकेट के रूप फॉर्म में, जहां जानकारी पैकेट बाय पैकेट टूट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, उसको पैकेट स्विच नेटवर्क कहा जाता है। तो इंटरनेट एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क होता है। इंटरनेट पे जो जानकारी आप तक आती है वो पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे, पूरे बार में एक ही फाइल पूरी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसमिट हो सकती। उस फाइल को छोटे छोटे पैकेटों में तोड़ा जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों को पैकेट कहते हैं। और जब फाइल, जैसे मान लीजिए 100 MB की फाइल है, तो वो छोटे छोटे 10 पैकेटों में, मान लेते हैं कि वो 10 पैकेट में टूटी, तो एक एक पैकेट भेजना शुरू होगा एक के बाद एक। तो वो जो छोटे छोटे पैकेट हैं वो जाएंगे और दूसरी जगह पे जाकर के वो फिर आपस में जोड़ दिए जाते हैं, फिर पूरी फाइल बन जाती है। इस तरह से पैकेट स्विच नेटवर्क तैयार किया जाता है। इंटरनेट एक पैकेट स्विच नेटवर्क है। तो पीएसडीएन जो है वो पब्लिक पैकेट स्विच नेटवर्क, जिसको इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट का डेटा लाने ले आने के लिए यूज किया जाता था, इंटरनेट कम्युनिकेशन करने के लिए अवेलेबल था पब्लिक के लिए। हाई क्वालिटी एंड हाई रिलायबिलिटी कनेक्शन, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी और उपलब्धता यानी रिलायबल है, भरोसेमंद है, हमेशा लिंक ब्रेक नहीं होगा, ज्यादा लिंक ब्रेक नहीं होगा, रिलायबल होगा, और क्वालिटी भी पिक्चर की, साउंड की, ऑडियो की, वीडियो की वो अच्छी रहेगी। तो एक तरह का पब्लिक नेटवर्क पीएसडीएन। फिर लॉन्च किया गया आईएसडीएन, जिसको इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल टेलीफोन लाइंस, नहीं नई टेलीफोन लाइंस डाली गई, और ये डिजिटल होने की वजह से पूरी तरह से कंप्यूटर के डेटा को सपोर्ट करती थी। आज सारा डेटा जो है, जो कंप्यूटर में आपके मोबाइल में आता है या कंप्यूटरों से आता है, वो पूरी तरह से डिजिटल होता है, एनालॉग नहीं होता। तो डिजिटल फॉर्म में कंप्रेस कर लिया जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर लिया जाता है। तो इसके लिए डिजिटल नेटवर्क एक बनाया गया, हाई स्पीड डिजिटल टेलीफोन लाइंस फॉर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट डेटा ट्रांसफर ओवर टेलीफोन लाइंस पब्लिकली। तो आईएसडीएन पीएसटीएन के मुकाबले आईएसडीएन जो है वो हाई स्पीड 128 केबीपीएस, 64 केबीपीएस और 128 केबीपीएस के 2 चैनल बनाए गए और हाई स्पीड इंटरनेट ट्रांसफर करने लगे। आज हम लोग फाइबर ऑप्टिक चैनल पे जो है काम करते हैं। आजकल जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, उन्होंने अपना फाइबर चैनल लगा दिया है। तो उसमें तकरीबन 1000 MBPS की स्पीड से वो इन आईएसडीएन नेटवर्कों से भी कई गुना ज्यादा फास्टर है, 1000 गुना, 1000 टाइम्स मोर फास्टर। इसीलिए लोग जो है उनको उसको पसंद करते हैं। एयरटेल वी फाइबर हो गया, और जियो का फाइबर है, रिलायंस का फाइबर, ऐसे यूज किया जाता था। प्राइवेट नेटवर्क, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन फॉर प्राइवेट लीज लाइन ओन्स बाय टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज, जैसे कि इंट्रानेट। एक प्राइवेट नेटवर्क भी होता था। प्राइवेट नेटवर्क कंपनी जो है वो डेटा, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए यूज करती है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से लीज कर ली जाती है, उधार ले ली जाती हैं लाइनें मतलब जिन पे ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम किराए पे ले लेते हैं, और उस ट्रांसमिशन लाइन पे, वो ट्रांसमिशन लाइन जो है सर्विस प्रोवाइडर मुझे देगा। अब जैसे मान लीजिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारा एक जो है ऑफिस चेन्नई में है। मान लीजिए ये मेरा एक ऑफिस है, और ये ऑफिस जो है वो चेन्नई में है, CH चेन्नई। और एक ऑफिस जो है आपका वो लखनऊ में है, तो लखनऊ और चेन्नई के बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, ये हो गई लखनऊ। तो इन दोनों को सीधे नहीं कनेक्ट किया जा सकता, लखनऊ से चेन्नई हजारों किलोमीटर दूर है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से लखनऊ से वायर निकालेंगे और रास्ते में सड़क पे चलते चलते चेन्नई तक लेके जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या करा जाएगा, हमारे पास आईएसपी है। आईएसपी जैसे कोई भी आईएसपी यूज कर लिया, जैसे इस तरह की नेटवर्क को लगाने के लिए एयरटेल और रिलायंस जो है वो बहुत माहिर है। तो बीएसएनएल तो खैर छोड़िए, हमने आईएसपी की मदद ली और आईएसपी में एयरटेल को ले लिया। एयरटेल जो है सबसे ज्यादा ये सब काम करता है। तो वो एक लाइन खींच करके देंगे, वो अपना इक्विपमेंट लगाएंगे, उसका पैसा वैसा लेंगे वो, ये बड़ा कॉस्टली मैकेनिज्म होता है।
तो उन्होंने एक लाइन दी और वो लीज लाइन कहलाती है, और अपने नेटवर्क के जरिए आपके दोनों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ये इट इज कॉल्ड लीज लाइन। लीज लाइन किराए की लाइन। और इसका किराया जो है, जो भी इक्विपमेंट लगेगा, ये अपना इक्विपमेंट मॉडेम लगाएंगे यहाँ पे एक मॉडेम लगा रहेगा, और मॉडेम से फिर इस लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी मॉडेम लगा रहेगा, स्पेशल तरह का मॉडेम होता है, मॉडेम कम राउटर, वो ये लोग लगाएंगे। उसका सारा मेंटेनेंस का जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर के पास होगी। कभी लिंक ब्रेक होगा, आपको तुरंत जो है यहाँ से ISP अपना फोन नंबर देगा, उससे बोलना पड़ेगा कि ये लिंक ब्रेक हुआ, तो वो आपको बताएगा क्या क्या करना है, क्या टेक्निकल इश्यूज हैं। तो इस तरह से लीज लाइन प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब ये प्राइवेट नेटवर्क जो है वो इंट्रानेट कहलाता है। अब ये दूरी इतनी बड़ी है, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क जस्ट लाइक इंटरनेट, लेकिन ये केवल इस कंपनी के कर्मचारी ही एक्सेस कर पाएंगे। इंटरनेट स्टाइल का नेटवर्क जिसको केवल उस कंपनी के कर्मचारी ही या ऑथराइज लोग ही एक्सेस कर पाए, उसको इंट्रानेट कहते हैं। It is not internet, it's a wide area network, but it is limited to the authorized persons or the employee of the enterprise. तो ये प्राइवेट लैन हो गया। इट इज हाईली सिक्योर लैन, और इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे पैसा लिया। अब ये लीज लाइन जो है 2.5-3 लाख रुपए की होती है, 50 हजार रुपए की पर मंथ इनका किराया होता है। तो जब हम इतना पैसा देंगे एक ब्रांच का, मान लीजिए एक ब्रांच का 50,000 रुपए पर मंथ किराया है लीज लाइन का, तो हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो उसके बाद हमारा कोई हेडेक नहीं होगा। जो कुछ भी होगा कितने ट्रांसमिशन है, सब कुछ इन्हीं का होगा, वह हम अपना यूज करेंगे उसको। 50,000 रुपए हर महीने हमारे पास से जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के बाद। तो ये जो बड़ी बड़ी सर्विस प्रोवाइडर की कंपनियां हैं, इनकी कमाई का एक जरिया सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन देना ही नहीं होता है, ये बहुत तरीके से पैसे कमाती है। एक तरीका ये भी है उनका पैसे कमाने का, इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क ऑल इंडिया में लगा रखा। अब हम चेन्नई से, लखनऊ से चेन्नई का नेटवर्क थोड़ी ना लगाने के लिए बैठ जाएंगे, इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी ना होगा। तो एयरटेल के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमने उनकी मदद ले ली कि भाई जरा हमारा कनेक्ट करिए, ये हमको बताइए कैसे कनेक्ट होगा। तो उनके इंजीनियर की टीम आएगी बाकायदा, वो हमें हमारे लोकल जो इंजीनियर होगा, लोकल जो लैब देखता होगा, उसको बताएगी कि भाई अब हम आपको कनेक्ट करने जा रहे हैं, मॉडेम वगैरह देगी, पूरी लाइन बिछाएगी, पूरा सब कुछ। और जब कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका लोकल एडमिन जो है वो ISP के एडमिन को फोन करेगा, कॉल करेगा, वो उनके इंजीनियर्स आएंगे, विजिट करते रहते हैं वो। ऐसे करके पूरा ये सेटअप होता है, जिसको इंट्रानेट कहते हैं। आगे आइए, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड मैन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत एग्जाम में आ सकता है। डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन स्मॉल एरिया। लैन में डिवाइसेस छोटे एरिया में कनेक्ट रहते हैं, मैन में उससे बड़े, और वैन में सबसे बड़े। विद इन ए बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग या एक से ज्यादा बिल्डिंगों के बीच में फैला रहता है। ये टाउन्स और शहर में कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री वाइड एरिया नेटवर्क में नहीं होती। हाई स्पीड ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी। देखिए जितना पास डेटा जाना होगा उतनी तेज स्पीड में जाएगा। जैसे आपको कहीं पास में जाना है तो आप तेजी से जाएंगे और फट से पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे भी है। लोअर स्पीड कंपेयर टू लैन, लैन के मुकाबले स्पीड जो है वो थोड़ा लो रहती है। वैन की स्पीड जो है वो वेरी करती रहती, कम ज्यादा होती रहती है। तो इंटरनेट में कभी भी एक जैसी स्पीड नहीं आती। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ज्यादा दूर होती है। स्पीड नीचे लिखी है 100, 1000, 10 to 100 Mbps, 10 to 100 Mbps। यूज ऑफ गाइडेड मीडिया लाइक कोएक्सियल वायर, फाइबर ऑप्टिक, इसमें लैन में अक्सर गाइडेड मीडिया ही रहता है। इन दोनों में गाइडेड, अनगाइडेड और वैन में किसी भी प्रकार का मीडिया इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये इनकी कंपैरिजन टेबल है। कंपैरिजन टेबल के बाद अगला टॉपिक है, कंपैरिजन टेबल हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज होती है, मैंने ये टोपोलॉजी शब्द जो है पीछे इस्तेमाल किया एक जगह पे। जिस तरीके से, जिस मेथड से आपने दो मशीनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है और वो एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर रही है, ये कहलाती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बताएगी, आपकी टोपोलॉजी आपको बताएगी कितना केबल लगेगा, कि क्या कॉस्ट होगी इंस्टॉलेशन की। साथ ही आपको टोपोलॉजी ये भी बता देगी, इतनी बातें भी टोपोलॉजी में एनालाइज करके सामने आ सकती हैं कि फ्यूचर में एक्सपेंशन होगा कि नहीं। तो ये सब के लिए टोपोलॉजीज का जानना बहुत जरूरी होता है। जब हम
मशीनों को कनेक्ट करने आ रहे हैं। मान लीजिए मेरे को जो है एक नया ऑफिस में मेरी नई ऑफिस की ब्रांच खुलने जा रही है और उसमें आईटी ब्रांच है, उसमें कंप्यूटर के जरिए जो है सारा काम किया जाएगा, तो 40-50 कंप्यूटर आ गए। लेकिन अब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या मेथड रखेंगे, किन किन तरीकों से कनेक्टिविटी की जाती है, ये कहलाती है नेटवर्क टोपोलॉजीज। कितना वायर लगेगा, कितनी केबल लगेंगी, कौन से कनेक्टर लगेंगे, ये सब बातें, वायर का खर्चा कितना आएगा, कौन कौन से डिवाइस लगेंगे नेटवर्क में, उनका खर्चा क्या होगा, ये सब बात तय करती है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो फिजिकली कनेक्टिंग डिवाइस इन ए नेटवर्क, method of physically connecting device in a network is called topology. Topology decides the complexity of connecting computers. टोपोलॉजी की ये आपको दर्शाती है कि एक नेटवर्क को लगाने में क्या जटिलताएं हो सकती हैं। Therefore, the cost of cable installation and expansion of the network. तो ये क्या क्या एरिया कवर करती हैं, कॉस्ट इंस्टॉलेशन की क्या खर्चा आएगा और क्या फ्यूचर में उनको एक्सपेंड किया जा सकता है, ये सारी बातें इस टोपोलॉजी से क्लियर हो जाती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, कितने तरीकों से नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। पहली है बस टोपोलॉजी। देखिए बस टोपोलॉजी क्या होती है, हम यहाँ पे इस तरीके इससे भी समझ लेते हैं कि बस माने क्या होता है। बस जो एक सीधी लाइन में चलती है। अगर आपने मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ कंप्यूटर, मैंने 4-5 कंप्यूटर खरीदे हैं, तो मेरा एक पीसी ये है, मेरा दूसरा पीसी ये मैंने लगा दिया, और ये अभी इंडिविजुअली स्टैंड अलोन है, और मेरे पास 4 ही कंप्यूटर है मेरे, और उन चारों को हम चाहते हैं जो भी डेटा हो वो एक दूसरे में शेयर भी हो जाए, तो मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, बस टोपोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक सिंगल वायर लेंगे और उस सिंगल वायर से इनको ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे, ऐसे करके। ये है बस टोपोलॉजी। जब एक सीधी लाइन, बस जो सीधी लाइन में चलती है उसको कहते हैं बस। तो एक सीधी लाइन में रख करके जब डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाता है, वो टोपोलॉजी या वो मेथड ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। तो यहां देखिए ये पीसीज हैं, इनको ये बस है, ये इनकी मुख्य बस है, और इस बस पे ये सारे सारे कनेक्ट करके रख दिए गए। तो इस कंप्यूटर से सिग्नल इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में और इस कंप्यूटर में जाएगा, इसी बस के थ्रू इन सब तक पहुंच जाएंगे सारा कम्युनिकेशन। फिर ये इनको इनको ऐसे करके हर एक दूसरे को सिग्नल देता रहेगा। ये बस का एंड पॉइंट है, यानी वायर का जो एंड पॉइंट होता है वहां पे एक ऐसा डिब्बी जैसी लगाई दी जाती है, और ये डिब्बी ये बताती है वायर यहाँ पे खत्म हो गया, ताकि सिग्नल जो है वो बाउंस बैक ना कर जाए। ये सिग्नल जब चलेगा, सिग्नल मान लीजिए सिग्नल ये चल रहा है, चलते चलते सिग्नल जो है वो वायर के एंड में भी आएगा, यहाँ तक आएगा। अब मान लीजिए ये वायर में ये आपने ये डिब्बी नहीं लगाई, इसका नाम होता है टर्मिनेटर। तो वायर के लास्ट में ही लगा करके बता दिया जाता है वायर यहाँ खत्म होगा। अगर ये नहीं लगा है तो ये वायर खाली छोड़ दिया आपने, तो ये वायर जो है किसी दूसरे वायर से टच भी कर सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती पूरे। तो ये सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, इनका लैन वैन सब खराब हो जाएगा, क्योंकि जरा सा भी वोल्टेज अगर ये पा गया तो ये पूरा वोल्टेज इनमें उतार देगा, तो मेरे डिवाइस खराब हो जाएंगे। इसलिए इनको टर्मिनेटर लगा के इन वायर को बंद कर दिया जाता है। जैसे आप कोई वायर कटा हुआ है तो आपने उसके ऊपर टेप चिपका दिया, वैसे ही इस तरह के वायर में ये टेप नहीं होता, ये एक तरह का डिब्बी जैसी होती है, और ये इस तरह के वायर में लगाई जाती है। ये जो वायर इस्तेमाल किया जाता है, इस वायर को कोएक्सियल केबल कहते हैं। बस टोपोलॉजी में कोएक्सियल वायर को इस्तेमाल किया जाता है। कोएक्सियल वायर आपको मैंने पीछे पढ़ाया है गाइडेड मीडिया में कि कोएक्सियल वायर जो है वो क्या होता है। तो टर्मिनेटर जो है कोएक्सियल वायर का कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोएक्सियल वायर का जो टर्मिनेटर होता है, कोएक्सियल वायर में देखिए ये होता है इसका टर्मिनेशन कैप, जो कि वायर के लास्ट में लगा दी जाती है ऐसे करके।
ताकि वायर यहाँ पे खत्म हो गया है ये बता दिया जाए। तो ये पुराने समय में ये इस्तेमाल किया जाता था। अब तो ये वाला वायर जो है वो हर लगभग कंप्यूटिंग से लगभग दूरी हो गया है। अब तो ट्विस्टेड पेयर वायर यूज होता है। ऐसी कैप जो है वो लगी रही थी। ये है ये कैप्स, ऐसी कैप लगा के बंद कर दिया था वायर को, ये कैप्स। तो यहाँ पे जिस वायर का जिक्र हुआ वो है कोएक्सियल केबल। इनमें से कौन मुझे ये बता सकता है कि कोएक्सियल केबल में कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है? कोएक्सियल केबल में कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है? अमित चौधरी, अर्पिता, अतुल, आयुष सिंह, गरिमा, नीलिया श्रीवास्तव, प्रिया तिवारी, सविता, शालिनी, और ये कौन है? स्वाति दीक्षित। कौन बता सकता है कि कोएक्सियल सर एक केबल, बार फिर से रिपीट करिए। कोएक्सियल केबल में कौन सा कनेक्ट? F connector, T connector and BNC connector. तो जो अभी आपने देखा वो उसका टर्मिनेशन एंड था, वो भी लगता है उसमें। तो एफ कनेक्टर यूज होता है कोएक्सियल केबल में, और जरूरत पड़ने पे टी कनेक्टर यूज होता है और बीएनसी कनेक्टर यूज होता है। बीएनसी कनेक्टर सीसीटीवी वाले कनेक्टर, सीसीटीवी में इस्तेमाल होता है, और आपके सेट टॉप बॉक्स में जो है वो एफ कनेक्टर यूज होता है। ऐसे करके वो कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। आपकी कोएक्सियल केबल जो है बहुत सालों तक बहुत ही पॉपुलर केबल थी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। अब जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क में दूसरी केबल आ गई लैन में, उसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। तो बस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क सेटअप होता है इन विच ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। बस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस होते हैं वो केवल एक सिंगल अकेली केबल, इसमें केवल एक केबल होती है और उसी केबल से सबको जोड़ दिया जाता है। ये सिंगल केबल लाइन को ही बस कहा जाता है। It is the simplest and most widely used LAN design. Only one computer send message at a time in this network. एक और भी इसका ड्रॉबैक ये होता है कि एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करता है। मान लीजिए इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होना है तो बाकी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। तो ये अपने सिग्नल इधर से उधर भेज लेगा, क्योंकि अगर इसके पास, मान लीजिए इसके पास कोई डेटा है तो डेटा ये भेज रहा है, तो डेटा जो है वो सिग्नल के रूप में चलता है। मान लीजिए ये यहां तक पहुंच रहा है, ठीक उसी वक्त इनमें से किसी ने अपना सिग्नल अगर भेज दिया तो ये दोनों सिग्नल जो है वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और सिग्नल अगर टकरा जाएंगे तो जैम हो जाएगा, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। इसीलिए इस नेटवर्क में ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो एक बार में एक ही व्यक्ति अपना सिग्नल भेजता है। यानी अगर इनको डेटा ट्रांसफर करना है तो बाकी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये बाकी लोगों को सिग्नल भेजता है कि भाई इनके बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि वायर एक है, आने जाने का रास्ता एक है, इसीलिए इनके बीच में ये कंपटीशन होता है और प्रायोरिटी वाइज ये डिसाइड करा जाता है। इसका जो लैन का प्रोटोकॉल है इथरनेट, इनमें इथरनेट नाम का प्रोग्राम चलता है। इथरनेट लैन का यानी लोकल एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल होता है, वो डिसाइड करता है कौन पहले ट्रांसमिशन करेगा। तो बाकी लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। ये डेटा जब ट्रांसफर कर लेगा तो वायर खाली हो जाएगा, फिर दूसरे लोग प्रायोरिटी वाइज एक के बाद एक, इसीलिए थोड़ा स्लो चलता था ये। तो बस टोपोलॉजी में एक ऐसा नेटवर्क सेटअप था जहां हर एक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक सिंगल केबल से कनेक्ट कर दिए जाते थे। हर एक को एक ही केबल से कनेक्ट कर दिया जाता था और इस सिंगल केबल को बस कहते हैं।
ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लैन का डिजाइन था, किसी समय में था। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति नेटवर्क कंप्यूटर जो है वो मैसेज सेंड कर सकता था, बाकी अपनी बारी का इंतजार करते थे, यानी 1 बाय 1 एक दूसरे को मैसेज कर सकते थे। एडवांटेज क्या था इनका? सिंपल, जहां पे पैसा बहुत कम खर्च करना हो, आपके पास ज्यादा बजट नहीं हो, वहां पे आप इस टोपोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वायर खरीदना है। अब जैसे 40 कंप्यूटर लगाने हैं तो आपने एक बड़ा वायर ले लिया और 40 कंप्यूटर लगा करके एक सीधी लाइन में 40 लोगों को, जैसे नीचे बिठा करके खाना खिलाते हैं एक सीधी लाइन में बिठा करके लोगों को, वैसे ही सीधी लाइन में बिठा के कंप्यूटर को सीधे एक दूसरे से 40 कंप्यूटरों के लिए वायर काटा कि कहाँ कहाँ लगाना, उतना बड़ा वायर लिया और कनेक्टर, टी कनेक्टर्स लगते हैं, और टी कनेक्टर लगा लगा के काट काट करके कंप्यूटर को और वायर को आपस में जोड़ दिया। सिंगल केबल, एक ही वायर इस्तेमाल किया जाता था इसमें। अब इसका एक ड्रॉबैक ये था कि एक वायर आप इस्तेमाल करेंगे, पूरे नेटवर्क को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये नेटवर्क इतना बड़ा है लेकिन वायर एक ही है। ये जो कनेक्शन किया गया है ये टी कनेक्टर से कनेक्शन किया गया है, इस वायर को नहीं गिना जाता है। जो मुख्य वायर होता है जो सारा डेटा ट्रांसफर करता है उसको ही केवल गिना जाता है। तो ये मुख्य वायर है जिसको हम लोग बस कहते हैं, डेटा बस ये है। इसका एडवांटेज बहुत सस्ता होता था, जल्दी इंस्टॉल कर लेते थे। अगर मान लो आपने 2 केबल लगा रखी है तो 2 अलग अलग केबलों को आपस में जोड़ा भी जा सकता था। आपने मान लीजिए 20 कंप्यूटरों का ये बस ये लगा रखा है और यहाँ पे एक बस जो है मैंने बनाई, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क पहले से बना है, फिर मैंने 3 कंप्यूटरों का एक नेटवर्क और डिजाइन कर दिया, यानी मैंने 3 कंप्यूटर और लगा दिए। तो आप इन दोनों बसेस को, दोनों वायर को आपस में जोड़ भी सकते हैं। ये मान लीजिए ये मेरी एक और नेटवर्क मैंने बनाया, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों वायर को आपस में जोड़ भी सकते हैं। इसके लिए टी कनेक्टर्स का पूरा सेट एक लगता है। तो ये पहले एक अलग नेटवर्क था, ये अलग नेटवर्क था, आप चाहें तो 2 बसेस को आपस में जोड़ भी सकते हैं, ये भी प्रावधान करने की इसके अंदर क्षमता है। तो 2 बसेस को इजीली एक्सटेंड, यानी उनके अंदर आराम से बढ़ोतरी करी जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, हमने बताया कि एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करता है, बाकी अपनी बारी का इंतजार करता है। तो जैसे आपने कंप्यूटरों की संख्या बढ़ा दी, मान लीजिए 100 कंप्यूटर लगा दिए, तो इस 100 कंप्यूटर लगा दिए तो समय कंप्यूटर को अपनी बारी के लिए बहुत लंबा चौड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो नेटवर्क की स्पीड क्या होगी? स्लो हो जाएगी बहुत। हैवी नेटवर्क ट्रैफिक, अगर हैवी नेटवर्क है यानी बहुत सारे कंप्यूटरों को अगर आपने लगा दिया, तो एक नेटवर्क पहले 2 ही 4 लोग रास्ते से आते जाते थे, अब उस रास्ते पे एकदम से हजारों लोग आने जाने लगे, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई रास्ता है और उस रास्ते पे पहले 2 ही 4 लोग चलते थे तो पूरा रास्ता खुला रहता था। अभी क्या है, 10-20 हजार लोग जो है हमने उस रास्ते पे छोड़ दिए, रैली से निकलने वाले, तो क्या होगा? क्या आप उस रास्ते पे उतनी आसानी से जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसी तरह नेटवर्क डेटा का जो ट्रैफिक होता है, जब आप कंप्यूटरों की संख्या ज्यादा कर लेंगे इस टोपोलॉजी में, तो उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान होने लगेगा। और एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा का आदान प्रदान, यानी एक बार में इस रास्ते से एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो 100 लोग अगर हैं तो 100 लोगों को कितनी परेशानी होगी अपनी बारी का इंतजार करने में। तो ट्रैफिक जो है, हैवी नेटवर्क की दशा में ट्रैफिक में स्लो डाउन, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती थी नेटवर्क की, क्योंकि एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करता है। तो अगर आप कंप्यूटर की संख्या बढ़ा देंगे तो नेटवर्क में डेटा एक्सेस करने की जो क्षमता है, परफॉर्मेंस है नेटवर्क की, वो डिग्रेड हो जाती थी। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, इसमें ट्रबल शूट करना, ट्रबल शूट कहते हैं, मान लीजिए कोई नेटवर्क में एरर आ गई, मान लीजिए ये केबल बीच से टूट गई, ये केबल ब्रेक हो गई, तो अब क्या होगा? पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक नेटवर्क में सिग्नल एक जगह से एंड पॉइंट तक नहीं जाएंगे, नेटवर्क कंप्लीट नहीं होगा। अब बीच से सिग्नल टूट गए तो अब ऐसा नहीं है कि आधा आधा नेटवर्क, नहीं, पूरा एक नेटवर्क था और केबल टूटते ही पूरा नेटवर्क बंद हो गया, इधर के भी बंद हो गए, इधर के भी बंद हो गए। तो सोचिए एक छोटे केबल के कट जाने से पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। पूरा नेटवर्क बंद होने का मतलब, अगर उस दौरान कोई काम हो रहा हो तो पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप पहले केबल बदलिए, तो केबल बदलना आसान काम नहीं होता था, केबल बदलने में भी घंटों लगते थे, समय लगता था। तो इसीलिए कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द बस, ए केबल ब्रेक
or malfunctioning computer anywhere between two computers may break the network. साथ ही अगर इनमें से कोई एक कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, तो ये सिग्नल पहले इस कंप्यूटर को देगा, फिर इस कंप्यूटर से सिग्नल आगे चलेंगे, लेकिन आपका ये कंप्यूटर खराब है तो क्या होगा, आगे सिग्नल नहीं फॉरवर्ड करेगा, बस ये कंप्यूटर तक चलेगा, इसके बाद जितने भी कंप्यूटर आगे होंगे, जैसे झालर होती है, तो आपने झालर दीपावली में झालर लगाई हुई, अगर कोई एक झालर खराब हो जाती है, उससे पहले वाली सारी झालरें जलती हैं, लेकिन उसके बाद की जो झालर होंगी वो जलना बंद हो जाती है। ऐसा ही इसके अंदर भी सेम ऐसा ही काम होता है कि अगर किसी वजह से एक कंप्यूटर ने, मान लीजिए इस कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, और तो ये कंप्यूटर सिग्नल देगा इधर, ये भी इधर देंगे सिग्नल, तो जितने लोग इससे पहले के हैं वो तो चलेंगे, लेकिन इसके बाद के, अब इसके बाद का कंप्यूटर ये है और ये है, ये तीनों कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये इन वायर से सिग्नल लेता है और आगे फॉरवर्ड करता है, और जब ये फॉरवर्डिंग करना बंद कर देगा यहां से, तो अब ये नेटवर्क अलग हो गया और ये अलग अलग नेटवर्क हो गया, टूट गया पूरा नेटवर्क। परेशानी इसकी वजह से है, लेकिन काम करना बंद कर देंगे। मान लीजिए ये सर्वर होता तो पूरा नेटवर्क बंद हो गया होता, एक कंप्यूटर के खराब होने से पूरा नेटवर्क बंद हो गया, ऐसे करके प्रॉब्लम इसके अंदर आती थी। तो इसमें ट्रबल शूटिंग करना जो है बहुत मुश्किल होता था, बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है। इसी वजह से नेटवर्क में दूसरी टोपोलॉजीज के बारे में सोचा जाने लगा कि भाई ये तरीका तो जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसमें तो बहुत समस्या खड़ी होती है, और स्पीड भी, परफॉर्मेंस भी, बैंडविड्थ भी नेटवर्क की ज्यादा अच्छी नहीं आती। तो टोपोलॉजी नंबर 2, जिसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का जन्म हुआ। लोकल एरिया नेटवर्क की सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी, और ये इतनी पॉपुलर है कि लोकल एरिया नेटवर्क आज की तारीख में अगर कहीं पे कोई लैन लगा है, बिना इसके नहीं बनता। वो कैसा होता है, एक चलिए देखते हैं स्टार टोपोलॉजी में क्या किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में क्या फर्क है? देखिए, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को वायर से नहीं कनेक्ट किया जाता, बल्कि कंप्यूटर को, अगर मेरे पास कुछ कंप्यूटर हैं, कुछ पीसीज हैं, तो मैं उनको सीधे एक दूसरे से नहीं कनेक्ट करूंगा। उसके लिए एक स्पेशल तरह का नेटवर्किंग डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस खरीदा जाएगा, और उस सेंट्रल डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्विच। तो स्विच खरीदा जाएगा, और ये स्विच जो है वो लैन या ईथरनेट स्विच कहलाता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये कंप्यूटर है, और इन कंप्यूटरों को अब मुझे स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है। तो स्टार टोपोलॉजी की सबसे खासियत ये है, उसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है जो कि सिग्नल डिटेक्ट करना और सिग्नल फॉरवर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं स्विच। ये खरीदना पड़ेगा। इस टोपोलॉजी में स्विच का इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्विच खरीदिए आप, ये मार्केट में मिलता है। लैन के लिए ईथरनेट स्विच खरीदा जाएगा, और ये खरीदने के बाद आप अपने पीसी से वायर आएगा, वायर बनाएंगे, ये कनेक्ट करेंगे, ये इससे कनेक्ट करेंगे, और ये इससे करेंगे। अब सिग्नल को ट्रांसमिट करने की पूरी जिम्मेदारी इस स्विच की होगी। तो इसमें वायर्स भी ज्यादा लगेंगे। एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, यानी जितने पीसी उतने वायर। सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होने की वजह से कंप्यूटरों के ऊपर सिग्नल को ट्रांसमिट करने की बजाय स्विच के ऊपर जिम्मेदारी होती है पैकेट को ट्रांसफर करने की। ये पैकेट स्विच नेटवर्क है। तो यहाँ से कोई जानकारी आएगी, मान लीजिए ये फाइल यहाँ ट्रांसफर करनी है इस कंप्यूटर को, तो ये स्विच के जरिए फाइल छोटे छोटे पैकेट्स में बटेगी, और वो फिर स्विच इसको फॉरवर्ड कर देगा इस पोर्ट पे, जिस पोर्ट पे ये लगाया है आपने। स्विच में छोटे छोटे RJ45 पोर्ट्स होते हैं, और उन पोर्ट से स्विच के जरिए आप पीसी को या अन्य नेटवर्किंग डिवाइस को, प्रिंटर वगैरह हो गए, प्रिंटर भी नेटवर्क प्रिंटर आते हैं जिनमें नेटवर्क केबल लगाने की सुविधा होती है। इस तरह से स्विच में पोर्ट बने रहते हैं, उन पोर्ट से आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच की मदद से, जिसको एक सेंट्रल डिवाइस कहते हैं, उसकी मदद से ये टोपोलॉजी बनाई जाती है। तो ये इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर टोपोलॉजी है। ये इतनी अच्छी, इसको कभी भी एक्सपेंड किया जा सकता है, किसी भी पीसी को निकाला जा सकता है। किसी पीसी के खराब होने से दूसरे पीसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता,
केबल टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए केबल ये टूट गई तो केवल यही कंप्यूटर जो है डिस्टर्ब होगा, बाकी अपना काम करते रहेंगे। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अगर आपका सेंट्रल डिवाइस स्विच ने काम करना बंद कर दिया तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। लेकिन स्विच इतनी जल्दी खराब नहीं होता। साथ ही अगर हम जो है वो कमर्शियल या इंटरप्राइज पे काम करें तो हमारे पास तुरंत दूसरा स्विच होगा और एक स्टैंड बाई स्विच जो है वो रखा जाएगा और स्विच की खराब होती फट से दूसरा स्विच जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आपका काम बंद नहीं होगा, सफर नहीं करेगा। पिछली वाली टोपोलॉजी के जैसे, उसमें तो केबल जब तक आप नहीं बदलेंगे स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो केबल बैठ के बनाइए, और उस केबल को बनाना कोएक्सियल केबल को बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें आपने देखा था कितनी सारी शील्डिंग थी। उन सारी शील्डिंग को काटना पड़ता है और वो काफी मुश्किल काम होता है। स्टार टोपोलॉजी इज टोपोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में जो टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है दूसरी, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक इंडिविजुअल सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है। सारे नोड्स माने डिवाइस, सारे नोड्स जो हैं वो इंडिविजुअली एक दूसरे से नहीं कनेक्ट किए जाते। इसमें बस टोपोलॉजी और इस टोपोलॉजी में क्या फर्क है कि बस टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्टेड है वायर से डायरेक्ट, लेकिन इसमें वायर कहीं से भी डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसमें सारे वायर्स एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, जिनको हब या स्विच कहते हैं, एंड फॉर्म ए स्टार लाइक स्ट्रक्चर। जब ये चारों कोनों से यूं करके बन जाएंगे तो लगभग एक लॉजिकली स्टार जैसा, तारे के जैसा चित्र, एक स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए इसका नाम जो है वो स्टार, हालांकि वो स्टार दिखता नहीं है कभी, लेकिन ये एज्यूम किया गया है कि वो तारे के जैसा, तारे नुमा जो है संरचना बनाता है, इसलिए इस टोपोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका नाम स्टार टोपोलॉजी है। स्टार जो है वो सबसे कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी, सबसे वाइडली टोपोलॉजी, सबसे पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। 99.99% जगहों पे ये वाली टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, स्टार टोपोलॉजी। क्या एडवांटेज है इसमें? एक सेंट्रल स्विच होता है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है। बारून बोललाम था एक बार, ये सिग्नल को जो है वो रिपीट भी करता है। किसी का माइक जो है, किसी का माइक खुला हुआ है भाई, एक की आवाज यहाँ तक आ रही है। हेलो, आप में से किसी का माइक खुला हुआ है, वो अपना माइक जो है वो बंद कर ले भाई, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब या स्विच जो होता है, ये सेंट्रल हब या स्विच जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। सिग्नल एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए सिग्नल एम्पलीफिकेशन, देखिए मान लीजिए ये क्लाइंट है और ये प्रिंटर लगा हुआ है। अब इस क्लाइंट को प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंटर यहाँ लगा हुआ है, तो प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट पहले स्विच के पास या हब के पास जाएगी। हब भी स्विच ही होता है। ये उसके बाद जब ये सिग्नल यहाँ तक जाएगा कि भाई मेरे को प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट नेटवर्क में लगा है, तो ये रिक्वेस्ट पहले स्विच के पास जाएगी। स्विच इन सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करेगा, यहाँ तक पहुंचाएगा। इतनी दूर सिग्नल को पहुंचने के लिए सिग्नल रास्ते में कमजोर पड़ जाता है, तो स्विच या हब जो है, जो रास्ते में सिग्नल जब वायर में चलता है तो वायर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पैदा होता है और वो सिग्नल को कमजोर कर देता है। तो इतनी दूर चलने के बाद मान लीजिए ये करीब 30 से 40 मीटर चला, ये वायर मान लीजिए 30 मीटर का है, तो 30 मीटर सिग्नल जब यहाँ आएगा तो ये सिग्नल कमजोर हो जाएगा। तो हब क्या करेगा उसको, या स्विच क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई यानी बूस्ट करेगा, और बूस्ट करके फिर सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये काम भी करता है स्विच या हब, तो आपका सिग्नल कमजोर नहीं पड़ता। इसको कहते हैं रिपीटर। तो ये स्विच या हब जो है वो मल्टीपोर्ट रिपीटर भी होता है। तो स्टार टोपोलॉजी के बड़े फायदे हैं, एक तो सेंट्रलाइज हब या स्विच मिलता है, साथ ही ये स्विच जो है वो मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह भी काम करता है और सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। जो सिग्नल कमजोर होकर के इसके पास पहुंचते हैं, उन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के आगे फॉरवर्ड करता है। इट इज मच इजियर टू ऐड न्यू नोड्स टू स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में किसी भी नए नोड को ऐड करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो स्विच होता है इसमें पोर्ट बना रहता है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक और कंप्यूटर खरीदा और उस कंप्यूटर को आपको लगाना है इसमें, तो आप एक वायर लाएंगे और इस स्विच से बांध देंगे। स्विच में जगह होनी चाहिए। हाँ, ये स्विच को खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान में रखा जाता है कि क्या स्विच में अब कोई पोर्ट बचा है, नहीं तो दूसरा स्विच खरीदा जाता है, फिर स्विच को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब स्विच देखते हैं स्विच कैसा होता है। लेट्स सी। स्विच जो है वो मार्केट में
स्टार टोपोलॉजी को लगाने के लिए मिलता है। और ये कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, ये इस तरह का होता है। ये 24 पोर्ट का ईथरनेट स्विच है, ऐसा होता है ये देखिए। तो इसमें जितने लैन पोर्ट्स बने हुए हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं, उन पोर्ट्स पे जाके जो है पीसी को लगा दिया जाता है और कनेक्शन कर लेते हैं हम। तो हमको पहले से ये डिसाइड करना पड़ता है, जैसे ये हमने जो है वो 24 पिन का, ये 48 पोर्ट का भी आता है। 48 कंप्यूटर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है 48 पोर्ट का सिस्को का स्विच आते हैं। 48 पोर्ट के लिए सिस्को का स्विच लेना पड़ता है, ये बहुत महंगा होता है। तो ये इसमें 48 कंप्यूटर आप लगा लेंगे एक साथ। मल्टीप्लग होता है ये, और मल्टीपोर्ट एक एक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके ऊपर नंबरिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 कंप्यूटर ऊपर 24 कंप्यूटर नीचे वायर लगा करके आप 48 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ पे भी यही वाला स्विच लगा हुआ है लैब में। तो ऐसे आप इनको कनेक्ट कर, ये खरीद करके, तो अब जैसे मैंने 48 पोर्ट का स्विच लिया है तो मुझे पता है मैं 48 कंप्यूटर कनेक्ट कर लूंगा इनसे। अगर 48 से ज्यादा कंप्यूटर हुए तो मेरे को एक स्विच और खरीदना पड़ेगा, और स्विच को स्विच से भी कनेक्ट किया जा सकता है। 2 स्विच एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो एक स्विच दूसरे स्विच को सिग्नल दे देगा और ये सब एक नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। तो 48 48 96 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क जो है वैसे होता नहीं लैन में। लैन मुश्किल से 40-50 कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। इस तरह करके हम स्विच खरीदते हैं और स्विच खरीद करके उसको जो है स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। नए नोड को ऐड करना, निकालना, अब इनमें से किसी को निकालना है, मान लीजिए ये क्लाइंट नंबर 2 है, इसको हटाना है अब, तो बस यहाँ से केबल निकाल दीजिए, ये डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा लगा दीजिए स्विच में या हब में, दोबारा से तैयार हो गया। स्विच जो है वो नेटवर्क फॉल्ट को मॉनिटर भी करता रहता है, डायग्नोस भी कर सकता है, और नेटवर्क को चेक करने के लिए स्विच की मदद भी ली जाती है। तो स्विच को लगाने से बहुत फायदा है, ये एडवांटेज हो गया। साथ ही किसी एक कंप्यूटर के खराब होने से नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सिंगल कंप्यूटर फेलियर्स डू नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर स्टार नेटवर्क। अगर एक सिंगल कंप्यूटर फेल हो गया तो पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वो नेटवर्क जो है ये अलग कर देगा उस कंप्यूटर को। इसमें अलग अलग प्रकार की केबल भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसे भी स्विच आते हैं जिसमें आप फाइबर ऑप्टिक केबल भी लगा सकते हैं, यानी फाइबर ऑप्टिक वाला स्विच भी आता है, कोएक्सियल केबल वाला भी स्विच आता है, और ट्विस्टेड पेयर वाला भी स्विच आता है। जो स्विच मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने चित्र में आपको एक स्विच दिखाया, तो ये जो स्विच है ये ट्विस्टेड पेयर केबल वाला स्विच है। अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए फाइबर ऑप्टिक स्विच आते हैं जिनमें फाइबर चैनल जो है वो लगता है। एडवांस फाइबर ऑप्टिक केबल ये वाले इस तरह के फाइबर ऑप्टिक ईथरनेट केबल, ये है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये फाइबर ऑप्टिक केबल इस तरह की होगी, ये इस तरह का कनेक्टर होता है इसमें, और इनका भी ये इस तरह का पैच पैनल आता है। देखिए ये है इस तरह का, ये लगता है फाइबर ऑप्टिक में, ऐसा होता है इसका स्विच। काफी महंगा स्विच आता है इसका, और ये पैच पैनल के नाम से जाना जाता है। ऐसे पैच पैनल्स होते हैं इसमें। ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है। तो फाइबर ऑप्टिक भी यूज किया जा सकता है, कोएक्सियल भी यूज किया जा सकता है।
डिसएडवांटेज यही है कि अगर सेंट्रल हब फेल हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, यानी स्विच के बंद होते ही पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। और अगर 40 कंप्यूटर हैं तो केबल बहुत ज्यादा लगती है इसमें। इसका एक ही ड्रॉबैक है केबल। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ केबल जो है जो कंज्यूम होगी वो 4 होगी। नेटवर्क ऑफ डिवाइस इक्वल टू नंबर ऑफ केबल्स। स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, देखिए रिंग माने होता है गोल घेरा। तो हमने बस यानी एक सीधी लाइन में देख लिया कि सीधी लाइन में लग रही है डिवाइस स्टार, जब एक स्टार की तरह सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट की जाती है। और तीसरी टोपोलॉजी है रिंग। रिंग माने घेरा। तो अगर आप डिवाइस को गोल घेरे में कनेक्ट कर लेते हैं तो वो टोपोलॉजी जो है वो रिंग कहलाती है। रिंग माने सर्कल। इस सर्कल में कंप्यूटर लगाए जाते हैं। और ये सर्कल में एक दूसरे को डेटा आदान प्रदान करते रहते हैं, इसीलिए इस टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी हाई स्पीड सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं अक्सर इस टोपोलॉजी को। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप की टोपोलॉजी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। इसको आईबीएम ने बनाया था, इसका नाम था आईबीएम टोकन रिंग। ऐसे करके सर्किल में ये चलती है। ये इसको सिग्नल देगा, ये इसको सिग्नल देगा, ये इसको सिग्नल देगा, ये इसको सिग्नल देगा। ऐसे करके पूरा सर्किल कंप्लीट होगा। अगर सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ, कोई खराब हो गया, तो नेटवर्क तुरंत बंद हो जाएगा। इस तरह से सर्कुलर चलने की वजह से इसको रिंग टोपोलॉजी, रिंग में चलती है, इसलिए इसका रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ये देखिए कंप्यूटर है, ये इसको सिग्नल देगा, ये इसको सिग्नल देगा, ऐसे करके। रिंग टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क वेयर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किल। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जहां कंप्यूटरों को एक गोल घेरे में कनेक्ट किया जाता है, ऐसे करके व्यवस्थित करके कनेक्ट किया जाता है। डेटा ट्रेवल्स अराउंड द रिंग। डेटा जो है वो इस गोल घेरे के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, इसी गोल घेरे में चक्राता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। विद ईच डिवाइस ऑन द रिंग एक्टिंग एज ए रिपीटर। हर एक डिवाइस जो इस नेटवर्क में लगा है वो एक रिपीटर की तरह काम करता है। अब जैसे ये डिवाइस लगा है, क्या लगा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे ये पहला कंप्यूटर है, ये दूसरा, तो इस कंप्यूटर से जो सिग्नल निकलेंगे वो इस वायर के जरिए जब इसके पास आएंगे, वो इन सिग्नलों को रीड करेगा, रीड करके आगे फॉरवर्ड कर देगा उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके। तो एक रिपीटर की तरह भी पीसी रोल प्ले करने लगता है इसमें। रिंग नेटवर्क टिपिकली यूज ए टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। इसमें जो प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल चलता है उसको टोकन पासिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी में टोकन होता है और ये टोकन जो है वो पूरे नेटवर्क में रिवॉल्व करता रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि इस टोपोलॉजी को जब बनाएंगे, इस टोपोलॉजी को जब लगाया जाता है तो इस टोपोलॉजी में एक टोकन होता है, इसीलिए इसको टोकन रिंग के नाम से जाना जाता है। टोकन जिसके पास होगा, टोकन एक स्पेशल नेटवर्क फाइल होती है और ये एक नेटवर्क की एक होती है। जैसे मान लीजिए ये 4 कंप्यूटर का नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क का एक टोकन बनेगा और ये टोकन सेम एक जैसा रहेगा। अब ये टोकन जो है वो घूमता रहेगा, ये इसके पास भी जाएगा। ये टोकन, इसका मैंने नाम रख दिया मान लीजिए TKN, तो ये टोकन हो गया। टोकन किस लिए बनाया गया है? देखिए ये पता करने के लिए किसको डेटा ट्रांसफर करना है। तो टोकन हर एक के पास एक के बाद एक आएगा। जैसे ये है पहला पीसी, तो ये पहले से दूसरे के पास, ये तीसरा है और ये चौथा है इस रिंग में। तो पहले पीसी के पास टोकन फाइल बनी, क्योंकि ये इससे ये नीचे की तरफ आएगा दूसरे के पास। दूसरा पीसी जब ये टोकन रिसीव करेगा तो अगर इसके पास कोई डेटा ट्रांसफर करने, टोकन इसीलिए होता है कि जिस पीसी को के पास टोकन होता है केवल वही डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बाकी अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
तो ये कुछ कुछ बस टोपोलॉजी से मिलता जुलता होता है, बस ये इसमें एक फर्क है कि इसमें टोकन के आधार पे ये बात डिसाइड की जाती है कौन डेटा ट्रांसफर करेगा। पूरे नेटवर्क का एक ही टोकन होता है और वो पूरे नेटवर्क में घूमता रहता है। अब देखिए जैसे 1 के पास था, 1 को डेटा ट्रांसफर नहीं करना था तो उसने टोकन को आगे बढ़ा दिया। अब ये टोकन पीसी 2 के पास गया, वो इस टोकन को रीड करेगा और अपना देखेगा कि भाई क्या मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है। अगर उसको डेटा ट्रांसफर करना है तो ये टोकन को कैप्चर कर लेगा, यानी अपने कब्जे में ले लेगा। अगर इसको डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, वो टोकन को आगे फॉरवर्ड कर देगा कि भाई मुझे नहीं करना है। अब मान लीजिए ये टोकन 3 नंबर के पास गया और इसको डेटा ट्रांसफर करना है, ये तुरंत उस टोकन को अपने कब्जे में ले लेगा और टोकन के कब्जे में लेते ही बाकी सारे लोगों को ये मैसेज मिल जाएगा, यही मैसेज भी करेगा कि मैंने टोकन कैप्चर कर लिया है। टोकन के कैप्चर हो जाने पे बाकी बचे हुए डिवाइसेस को टोकन कैप्चर होने का संदेश मिल जाएगा, जिससे ये लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे ताकि टोकन रिलीज हो। अब इसको डेटा ट्रांसफर करना है, मान लीजिए पीसी 3 को डेटा ट्रांसफर करना है पीसी 1 को, तो पीसी 3 से डेटा पैकेट निकलेगा, पहले पीसी 4 के पास जाएगा और पीसी 4 देखेगा भाई मेरे लिए नहीं है ये, फिर ये उसको किसके लिए है, कंप्यूटर 1 के लिए। तो जिस पीसी के लिए डेटा होता है उसका भी नंबर ये बताता है कि किस पीसी से ये मैसेज आया है और किस पीसी के लिए है। तो जैसे पीसी 3 से मैसेज आया है और पीसी 1 के लिए, तो पीसी 4 जो बीच रास्ते में पड़ा है वो उस डेटा पैकेट को पढ़ने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो कोई भी पैकेट जो किसी पीसी के लिए नहीं है वो उस पैकेट को पढ़ने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देता है। ऐसे करके अब जैसे इनके पास टोकन आ गया था तो इन्होंने अपना डेटा ट्रांसफर कर लिया, तो बाकी सब लोगों को मान लीजिए टोकन यहां आ गया, इनको डेटा ट्रांसफर करना है तो इन्होंने डेटा ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफर करने के बाद ये टोकन को रिलीज कर देंगे। तो टोकन की स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है अवेलेबल, यानी टोकन फ्री है, फ्री टोकन, तो टोकन की स्टेज फ्री अवेलेबल। दूसरी कैप्चर की, कैप्चर जब कोई डिवाइस उस टोकन को अपने कब्जे में ले लेगा। और फिर है टोकन रिलीज, जब डेटा ट्रांसफर कर लिया तो टोकन को फ्री कर दिया जाएगा, यानी रिलीज कर दिया टोकन को। फिर ये टोकन घूमता हुआ इनके पास आएगा, इनके पास भी वही सिचुएशन होगी, टोकन इनसे पूछेगा आपको डेटा ट्रांसफर करना है क्या, नहीं करना है तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, फिर ये डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देगा टोकन को। ऐसे करके ये पूरा नेटवर्क चलता है। तो ये कुछ स्लो भी हो जाता है अगर इसमें डिवाइसेस, जैसे बस टोपोलॉजी में हम डिवाइसेस की संख्या बढ़ा दें तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग जो है डेटा ट्रांसफर करने लगते हैं, लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति डेटा ट्रांसफर करता है। आप देखिए इसको अगर नेटवर्क में 100 कंप्यूटर लगा देंगे तो टोकन के लिए 100 कंप्यूटर्स को जो है मारामारी करनी पड़ेगी, इससे नेटवर्क की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसमें एक टोकन पासिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी या आईबीएम टोकन रिंग के नाम से भी जाना जाता था। इसको आईबीएम ने बनाया था इस टोपोलॉजी को। ईच नोड रिट्रांसमिट्स व्हाट इट रिसीव्स, हर नोड जो रिसीव करता है उसी को आगे फॉरवर्ड कर देता है, रिट्रांसमिट कर देता है। तो रिंग जो है वो एक एक्टिव नेटवर्क में बदल जाता है विद नेवर फेस सिग्नल लॉस प्रॉब्लम, जिसमें सिग्नल का लॉस नहीं होता। देखिए सिग्नल लॉस तब होता है जब सिग्नल कुछ दूर चलने के बाद कमजोर पड़ जाए। यहाँ सिग्नल को रिसीव करने वाला हर एक डिवाइस सिग्नल को पढ़ता है और आगे एज ए रिपीटर की तरह सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे बढ़ा देता है, इसीलिए सिग्नल कमजोर कभी नहीं पड़ने पाता। तो सिग्नल कमजोर तब पड़ता है, सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम तब आती है जब सिग्नल कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ हर डिवाइस जो है जो रिसीव कर रहा है सिग्नल को वो एम्पलीफाई भी करता जाता है, तो सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम फेस नहीं करता ये नेटवर्क। एडवांटेज क्या है, टोपोलॉजी बहुत तेज चलती है। अगर छोटी है, मान लीजिए 4 कंप्यूटर को आपने कनेक्ट किया तो बहुत तेज रफ्तार में चलेंगे, क्योंकि केबल से डायरेक्ट डेटा जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो पीसी को ज्यादा जो है वो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि केबल हैंडल्स द डेटा फ्लो, केबल खुद ही जिसमें डेटा है वो खुद ही डेटा को हैंडल कर रही है, डेटा के फ्लो को। 2 मशीनों के बीच में डेटा हैंडल जो है वो केबल खुद कर रही है। ये एक छोटे पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए बहुत आइडियल है। इसमें डेटा और प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डेटा फाइलों को बहुत आइडियल है। दिस इज टोकन बेस्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, टोकन रिवॉल्व्स इन द नेटवर्क कह रहा है। ये एक टोकन बेस्ड टोपोलॉजी है जिसमें टोकन जो है पूरे नेटवर्क में घूमता रहता है। नोड दैट कैप्चर द टोकन में ट्रांसमिट द डेटा, साथ ही जिस नोड ने या जिस डिवाइस ने टोकन को कैप्चर किया होगा केवल वही ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को, बाकी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर ऑन द रिंग अफेक्ट्स द होल नेटवर्क। अगर इनमें से बताया कि रिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगा नेटवर्क बनेगा नहीं, तो अगर किसी
कोई डिवाइस अगर मान लीजिए ये खराब हो गया इस रिंग में, तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिंग कंप्लीट नहीं होगा। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट ए रिंग नेटवर्क। अब देखिए क्यों इसको डिफिकल्ट है, खराब ये हुआ है लेकिन सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, तो अब हमको पूरा एक एक करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ से, शुरू से ही सीधे यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, पहले ये फिर ये तब जाकर के पकड़ में आएगा कौन खराब है। तो ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट होती। ट्रबल शूटिंग मतलब एरर को दूर करना। अगर किसी वजह से नेटवर्क में कोई एरर आ जाए तो आपको ये पता लगाने में बहुत परेशानी होगी कहां से वो एरर आ रही है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट ए रिंग नेटवर्क। एडिंग एंड रिमूविंग कंप्यूटर्स डिस्टर्ब्स द नेटवर्क। अब देखिए क्या कह रहा है ये, अब मान लीजिए इसमें 3 कंप्यूटर है, चौथा कंप्यूटर आपको लगाना है, तो अब पूरा नेटवर्क बंद करना पड़ेगा क्योंकि चौथे कंप्यूटर को लगाने की जगह नहीं है। तो पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि रिंग में कितने कंप्यूटर लगेंगे। तो एडिंग और रिमूविंग करना पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है। ये इस टोपोलॉजी की कमजोरियां या वीक पॉइंट्स हैं। और ये हो गई आपकी टोपोलॉजी का आज का लेसन। तो हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के नेटवर्क देखे, साथ में आपको बस टोपोलॉजी, स्टार और रिंग टोपोलॉजी के बारे में मैंने बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल सवाल आते हैं। बस, रिंग और स्टार ये कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मॉड्यूल 1 के सवालों में से एक है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। दैट्स ऑल आज का। मैं आपका जो है अटेंडेंस पे आ जाते हैं हम।